I think now it is visible to all of you, PPT. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए मैं कैमरा अपना ऑफ कर लेता हूँ ताकि नेट का इशू ना आए। ओके, तो लास्ट टाइम बेसिकली ये तुम क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या होता है ये हमने निकाला था, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला बना था हमारा। और ये उसका ग्राफ था, और विद साइन अगर आप प्लस माइनस देखेंगे तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा आया था, और सेंटर पे x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी, हमने वेरीफाई किया दोबारा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से भी वही आ रही है जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, μ0I/2a, सेम यहाँ से भी ड्राइव होके आ गया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये भी क्वेश्चन था, और देन एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने इसकी डेफिनेशन बेसिक क्या होती है ये हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू द μ0 टाइम्स द नेट करंट अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ, एंड दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था, ठीक है। नहीं तो आपने फिर क्वेश्चन पूछे थे, उसके अलावा हमने न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए थे, ठीक है, तो तुमने न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ तक? No, sir. ओके, तो आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज? Sir, clear. क्लियर है, ओके ओके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो μ0I आया है आपका B.dl, इसको हमने चेक भी किया था कि हमारा जो इनफाइनाइट वायर होता है उस केस में हमने चेक किया था। तो B.dl cos थीटा का इंटीग्रेशन ये करके B इक्वल टू μ0I/2r है ना। तो हम अगर इससे वेरीफाई हो रहा है कि B आपका μ0I/2r आ रहा है, 2πr आ रहा है यहाँ से, तो एक्चुअली अगर हम ऐसे करते हैं, हम B.dl की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे B की वैल्यू हम μ0I/2a पुट करते या 2r पुट करते, 2πr सॉरी, तो आपका ये वैल्यू μ0I आता। तो यहाँ से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरीफाई कर सकते थे फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। हम हर केस के लिए नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंपल केस है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वहां पे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी ड्राइव्ड फॉर दिस। सिमिलरली अगर हम ये पाथ, हमने सर्कुलर पाथ लिया था वायर के अराउंड, अगर मैं वायर के अराउंड कोई आर्बिट्री पाथ लूं, ऐसा पाथ लूं कोई, तो क्या मैं उसके लिए ड्राइव कर सकता हूं? तो लेट अस सी फॉर दिस कि अगर ऐसा पाथ है कोई, तो कैन आई ड्राइव द एम्पियर सर्किटल लॉ दैट इज B.dl इक्वल टू μ0I फॉर अ क्लोज पाथ। तो कैन आई प्रूव दैट, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू ड्राइव इट, ठीक है। सिंपल सर्कुलर पाथ तो मैं ड्राइव कर दिया था, ये जो है हम आर्बिट्री शेप के लिए ड्राइव कर रहे हैं। इनके जो प्रूफ है, बेसिकली आप प्रूफ देखोगे तो हायर क्लास में काफी कॉम्प्लेक्स से प्रूफ हैं। तो ऐसे जैसे हम प्रूव कर रहे हैं, ऐसा प्रूफ नहीं होता हायर क्लास में। वहां पे अगर आप करोगे ऐसे प्रूफ तो आपको 10 में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। हायर क्लास मतलब आप अगर हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ तो इससे ऊपर पर कौन सी क्लास है? मैंने बीटेक में आप जाओगे या बीएससी या एमएससी करोगे, सर डाइवर्जेंस से करते हैं फिर इसको। हाँ वहाँ पे फिर उनको कर्ल डाइवर्जेंस वगैरह वो सब यूज करने पड़ते हैं, बेसिक फॉर्मूले। सर ये गलत है मतलब? नहीं गलत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल एंड फॉर द स्पेशल केसेस आपके लिए ड्राइव कर रहे हो आप, सिंपल केसेस के लिए, स्पेशल केसेस के लिए। तो या 2 डायमेंशन में आप कई बार ड्राइव, कई सारे फॉर्मूले आपने 2D के लिए ड्राइव किए हैं, 3D के लिए नहीं किए, तो वहाँ पे फिर उसको और जनरलाइज किया जाता है। तो फॉर्मूला तो यही आएगा ना? हाँ फॉर्मूला यही आएगा, बस प्रूफ अलग हो जाएगा वहाँ पे। आपको कुछ थ्योरम भी पढ़ाई जाती हैं हायर क्लासेस में, जो लोग, मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली मेडिकल वालों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग वालों को और थ्योरम पढ़ाई जाएंगी फॉर द इंटीग्रेशन, उसका यूज करना पड़ेगा। ग्रीन थ्योरम होती है, क्या क्या थ्योरम है तो नाम भी भूल गया, काफी टाइम पहले पढ़ी थी।
तो वो सारी थ्योरम आपको पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे। सर कर्ल से करते हैं ना तो वो आता है इसमें कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। हाँ, अगर आपका वेरिएबल करंट हो तो d5/dt वाला फैक्टर भी आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो मैंने जनरलाइज एक्सप्रेशन है, तो हायर क्लास में सारे डेरिवेशन हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी तो चलो 12th में कर रहे हैं तो इजी है मान लें। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस वन फॉर द आर्बिट्री पाथ। कैसे हम ड्राइव करेंगे? तो ये जो पाथ है, ये जो वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है। तो इस पे अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मानूं, मान लो मैंने ये एलिमेंट लिया, इसका डिस्टेंस सपोज यहाँ से r1 है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी B1, दैट विल बी हाउ मच, म्यू नॉट I बाय 2πr1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट है, तो उस पर वैल्यू म्यू नॉट I बाय 2πr2 आ जाएगा। मान लो वहाँ पे R2 है या R3 है ना। या मान लो ये वाला एलिमेंट आपका R2 है डिस्टेंस पे, अगला वाला आपका R3 डिस्टेंस पे है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इफ आई राइट दैट कि बी डॉट डी एल की अगर मैं वैल्यू निकालू इंटीग्रेट करके, तो बी डॉट डी एल का जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3 एंड सो ऑन। अब जो DL1 है, DL1 में मतलब आपने एक एलिमेंट लिया होगा जिसकी लेंथ आपने DL1 मानी होगी। तो DL1 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि जो आर्क होता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा होता है। तो ये DL1 जो है क्या होगा, यहाँ पे आर्क हो जाएगा ये। अगर मैं इसको एक मान लो यहाँ पे एलिमेंट लेता हूं, तो ये इसकी लेंथ है मान लो DL, और ये इसका एंगल है थीटा, d थीटा। तो वी कैन राइट दैट d थीटा अपॉन r, सॉरी DL अपॉन r इक्वल टू d थीटा, ये लिख सकते हैं हम। तो हमारा जो DL का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, r d थीटा आ जाएगा। तो DL की जगह पे हम r d थीटा लिख देते हैं। सर वो B2 इंटू में DL3 कैसे हुआ? B3 कर लो यार, B3 है, B3। ठीक है, तो B1, Yes, sir. अच्छा B1 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट I अपॉन में 2πr1 म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू DL। ठीक है, तो डॉट DL जब करोगे आप, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा DL का, ये आ जाएगा r d थीटा। मान लो ये r1 है, तो r1 d थीटा 1 प्लस, ऐसे अगला वाला लिखोगे B2, तो म्यू नॉट I तो सेम आएगा 2πr2 d थीटा 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे, r से r कट जाएगा आपका मान लो, तो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब सारे थीटा को मैं सम करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? ये सारे थीटा को सम करेंगे यहाँ पे, जब ये थीटा ये थीटा ये थीटा, 2π बिल्कुल सही है। तो म्यू नॉट I बाई 2π इंटू 2π हो जाएगा। ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये हमें प्रूव करना था, तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I आ गया। दिस इज द प्रूफ फॉर एनी आर्बिट्ररी शेप। सर आर्बिट्ररी शेप करो, क्लोज करो। ठीक, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। ओके, तो ये बोर्ड वगैरह के पॉइंट ऑफ उससे हो सकता है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब ये हमने प्रूफ तो देख लिया दोनों केस में, सर्कुलर और आर्बिट्ररी क्लोज दोनों पाथ के लिए देख लिया। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा पहले हॉलो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू, चलो सॉलिड देखते हैं पहले, सॉलिड कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर है ना, सॉलिड स्ट्रेट। मान लो ऐसी वायर है आपकी और इस वायर में ये इसका क्रॉस सेक्शन है और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, एंड सपोज आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इनफाइनाइट वायर है, आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मान लो ये डिस्टेंस आपका r1 है, तो इफ आई कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड आई अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट दैट b डॉट dl का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 पाई r आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो b आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, 1 मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा आ ही जाएगा यहाँ पे r1 पे। अब मान लो मैं यहाँ पे निकालूं, अगर कहाँ पर, r2 डिस्टेंस, r2 इज इनसाइड द वायर, तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो दिस वाज आउटसाइड द वायर। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट दैट b डॉट 2 पाई r2 इक्वल टू म्यू नॉट, क्या लिखूं यहाँ पे? आई की जगह क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ये आपका सेंटर है मान लो। तो हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे, इसके अंदर जो भी करंट होगा वो करंट आएगा एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ। यस सर। जब आप यहाँ पे निकालोगे है ना, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो आई डैश मान लेते हैं सपोज। अब आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी? आई r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। आपका ओके, इसका जो रेडियस r मानना पड़ेगा, इसका रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है, ठीक है। फिर i r2 अपॉन r का होल स्क्वायर। करेक्ट, इससे पहले करंट पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे और फिर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ करंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो कैसे निकालेंगे? हमने पहले इससे करंट पर यूनिट एरिया निकाल लिया, आई करंट था और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया था, तो पर यूनिट करंट एरिया आ गया, सॉरी पर यूनिट एरिया करंट आ गया। अब मुझे इतने एरिया का करंट चाहिए, तो इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके एरिया से, तो इसके अंदर का करंट आ जाएगा मेरा। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया जितना मुझे करंट चाहिए था, तो करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय द एरिया। R2 is the point where we are calculating the magnetic field. ओके सर। And this is inside the wire, or we can say R2 is less than R. इस केस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये आउटसाइड था, यहाँ पे R1 was more than R. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रही है बात ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आई डैश आना चाहिए था, आई डैश की जगह हमने वैल्यू निकाल लिया अब आई डैश की, तो ये आई इंटू आर स्क्वायर, सॉरी अपॉन आर स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर ये आ रही है, तो b डॉट 2 पाई r2 इक्वल टू दिस। सर ये आउटसाइड और इनसाइड क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये आउटसाइड द वायर है, क्योंकि वायर तो ऐसे जा रही है आपकी, तो R1 पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो यू आर फाइंडिंग द फील्ड आउटसाइड द वायर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे पूरा, उसमें आप इंटीग्रेट करेंगे b डॉट डी एल, तो b डॉट डी एल इंटीग्रेट किया तो b इंटू 2 पाई r1 आ गया, म्यू नॉट इंटू आई कौन सा लोगे, जो करंट इस वायर से पास हो रहा है, यहाँ तो कोई करंट पास हो नहीं रहा, करंट तो वायर से ही पास हो रहा है, तो इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा पूरा, ये जो आई पास हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। तो ये आउटसाइड के लिए हुआ, ऐसे ही होगा आउटसाइड के लिए। ओके, अब इनसाइड के लिए जब करोगे तो क्या करोगे, इनसाइड में जब आप लोगे तो आपने यहाँ पे पॉइंट लिया मान लो, तो यहाँ पे जब आप सर्कल बनाओगे तो केवल इतना वो लेना पड़ेगा करंट, क्योंकि जो आई यहाँ पे आता है वो क्या आता है, आई इनसाइड आता है, ये
तो अगर आप R2 है ना, अगर R2 को कम लोगे तो यू नीड टू टेक दिस एरिया, देन यू कैन नॉट टेक द फुल एरिया। तो आपको जो करंट यहाँ से पेनिट्रेट करके जा रहा होगा R2 रेडियस वेक्टर का जो एरिया बनेगा, उससे जो पेनिट्रेट करके जा रहा होगा वो करंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने I डैश लिया, I डैश इज दिस करंट। यस सर। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट यहाँ तक अभी तक? नो सर। ओके, तो B का वैल्यू जो आपका आया वो क्या आया, म्यू नॉट I अपॉन R स्क्वायर इंटू 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, और R2 से R2 एक कट जाएगा तो ये R2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, B इक्वल टू है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, B प्रोपोर्शनल टू R2, ये बोल सकता हूँ मैं, या कुछ और बोलना चाहिए? B प्रोपोर्शनल टू R2 सही है? ये सही है सर। सही है। और यहाँ पे क्या लिख सकता था, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R1। यस सर। तो यहाँ पे आउटसाइड द वायर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड घटता है, R1 बढ़ता है तो फील्ड घटता है, लेकिन इनसाइड द वायर क्या होता, फील्ड बढ़ता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ, पहले फील्ड बढ़ेगा लीनियरली ऐसे, कहां तक, R इक्वल टू R तक, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू R, where the here is it is inversely proportional to the distance outside the wire। ठीक है, तो outside the wire आपका जो फील्ड है वो ऐसे होगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। दिस इज द सपोज वायर, तो दिस इज द सेंटर एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस से यहाँ पर फील्ड बढ़ेगा और यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ऐसे बनेगा ये। यस सर। सर लेफ्ट साइड कर दीजिएगा एक बार। लेफ्ट साइड का ग्राफ कैसे बनेगा? सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, ओके। सर वो सेकंड तरीके के ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट किया है आपने? इस वाले ग्राफ में मैंने वायर के एक्सिस पे बनाया कि मान लो वायर का एक्सिस है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। मैंने अगर वायर के उसमें देखूं मैं, सुपर इम्पोज करके वायर के एक्सिस के साथ और ये सब, तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बढ़ रहा है, B इज प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ से यहाँ तक B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ठीक है, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। नो सर। ओके, दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर। अगर मान लो ये हॉलो थिन कंडक्टर होता, मैग्नेटिक फील्ड हॉलो थिन कंडक्टर। हॉलो थिन कंडक्टर का मतलब कि ऐसा कुछ कंडक्टर होता हॉलो बिल्कुल, और जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उसकी बस थिकनेस बहुत कम है यहाँ पे, और जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इसी में फ्लो कर रहा है यहाँ पे। मैंने पूरा सर्कल होगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो सर्कल दिखेगा आपको ये, और सारा करंट जो भी फ्लो कर रहा है इसकी स्किन पे फ्लो कर रहा है। तो ये बहुत थिन है, जो भी करंट फ्लो करेगा वैसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे सपोज दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट R1।
अगर हम R1 पे देते हैं जो कि लेस देन R है, ये इसकी वैल्यू R है मान लो, तो यहाँ पे B कितना आएगा? 0। 0। 0, क्योंकि म्यू आई आपका आई एनक्लोज 0 आ जाएगा यहाँ पे, Yes. क्योंकि इसके अंदर आप सर्कल अगर बनाओगे ऐसे तो कोई करंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो दिस इज 0, तो B विल कम 0। और अगर मैं इसको लूं R1 मोर देन R लूं तो सर ये फिर क्या है? एक ही वायर है ना? हाँ एक ही वायर है। थिन होने की वजह से साइड से करंट जा रहा हाँ थिन होने की वजह से इसमें साइड में करंट जा रहा है मैंने, Okay. ठीक है, एक ही वायर है ऐसे। इस केस में म्यू नॉट आई 2 पाई आर बाय। तो यहाँ पे आपका B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई पूरा आ जाएगा, तो दैट विल बिकम B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें अंदर फील्ड 0 होगा, बाहर आपका 1 बाय आर होगा। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? यहाँ फील्ड 0 है, यहाँ पे 1 बाय आर है, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ तक फील्ड 0 है आपका अप टू R इक्वल टू R तक, और यहाँ पे एकदम से फील्ड अपीयर होगा, और यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे घटता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो दैट वैल्यू विल कम म्यू नॉट बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। उसका ग्राफ सडनली यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर 0 कैसे हुआ एक बार फिर बताइएगा। 0 इसलिए हुआ क्योंकि जब म्यू नॉट आई आप लेते हो तो आई में आप आई एनक्लोज लेते हो कि आपका जो लूप अपने सर्कुलर लूप बनाया उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने सर्कुलर लूप बनाया तो इस सर्कुलर लूप से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो मैंने आई एनक्लोज को 0 ले लिया। यस आई सर, खोलो है वो इसलिए। हॉलो है क्योंकि आई तो कोई पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट, ये जो वैल्यू 0 हो जाएगी, बी डॉट डी एल तो आपका आएगा ही B इंटू 2 पाई आर जो भी आप बनाओगे इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट B इज 0। 0 हो गया। यस सर। सर अगर हम ये थिन नहीं लेते तब तो आ जाता था। हाँ अगर थिन ना लेते तो फिर क्या होता उस केस में? थिन ना लेते तो 3 केस होते फिर आपके। एक केस तो यहाँ पे होता, तो यहाँ पे तो B 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका B आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा वैल्यू। जब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो आई तो पूरा आ जाएगा इसके अंदर जितना भी करंट होगा, यस सर। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप इसके बीच में कहीं पॉइंट ले लें, इन दोनों रिंग के बीच में यहाँ पर पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो पॉइंट लेता हूँ, सपोज डिस्टेंस दिस इज रेडियस इज R1, दिस रेडियस इज R2, करंट इज I, and I take the point at distance suppose R, where R is less than R2, सॉरी हाँ लेस देन R2 है पर मोर देन R1 है, ठीक है। अगर ये केस मैं ले लूँ तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या लिखोगे फिर आप? B डॉट डी एल इक्वल टू B डॉट 2 पाई आर हो जाएगा ये तो, इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, ठीक है। तो बताओ I डैश की वैल्यू कितनी आएगी? B डॉट डी एल तो यही आएगा B इंटू 2 पाई आर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। मेन चीज है यहाँ पे आई डैश निकालना। आई डैश कितना आएगा यहाँ पे? आई आर स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे हमें पहले करंट पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, तो आई बाय एरिया आपका जो होगा वो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर होगा। दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। एक मिनट लैपटॉप जस्ट अ मिनट। ओके तो ये करंट पर यूनिट एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया करेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा? जहाँ से करंट आप लूप बनाओगे तो ऐसा लूप बनेगा आपका, तो उसके अंदर कितना एरिया लोगे? पाई इंटू R ये स्क्वायर लिखेंगे, माइनस R1 स्क्वायर। जहाँ से करंट पास हो रहा है वो R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा। तो दिस शुड बी द आई डैश। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे किया ये? यस सर। यस सर।
तो I डिवाइड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो ऐसा कोई केस अगर आएगा तो यू कैन डू बाय यूजिंग दिस थिंग। मेरे ख्याल से कर लोगे आगे, है ना, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रही होगी इसकी एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट लॉ कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। यस सर। यस सर। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये थिक हॉलो कंडक्टर हो गया। क्वेश्चन है इसमें, अ लॉन्ग स्ट्रेट इसको सब लोग फॉर्मूले से मत करना, ड्राइव करके करना। जैसे हमने ड्राइव फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसको ड्राइव करके ही ट्राई करना ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल रॉड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर carries a current uniformly distributed over it. Find magnetic field at distance 3 centimeter from the axis of the wire. न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। हाँ, न्यूमेरिकली आंसर बताना कितना आएगा। सेवन 7.5 10⁻⁻6 Yes, sir. आना चाहिए। 7.5 माइक्रो टेस्ला। सर 3/4, हाँ वही आ रहा है सर 7.5। डन सर। डन। ओके, 3/4, हाँ ठीक है। 10⁻⁻5 आ रहा होगा आपका। यस सर। ठीक है, सेम है। बाकी लोग भी निकालो फटाफट।
सर कितना आना चाहिए आंसर? 7.5 माइक्रो टेस्ला। 10 की पावर -6। 7.5 10 टू पावर -6। -6 कैसे आएगा सर? देखो वैल्यू पुट करके आ रहा होगा। सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या लेनी है? म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई 10 टू पावर -7। पाई से पाई कट रहा होगा। तो सर मैंने 7 ले लिया, आ रहा है सर आंसर। So 0.75 into 10 की पावर -7 0.75 10 टू पावर7 -7 नहीं आना चाहिए, 5 सर आना यही तो है चाहिए। सर, 0.75 से 7.5 हो जाएगा। ये तो फिर आपका 10 टू पावर -8 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है, देखो 100 का गड़बड़ है कहीं पे, 100 का। सेंटीमीटर को कन्वर्ट, सेंटीमीटर वगैरह से फर्क तो नहीं पड़ रहा कुछ? सेंटीमीटर कट ही रहा होगा। हाँ, एक आपका सेंटीमीटर बच रहा होगा ना, क्योंकि r/r² आ रहा होगा, तो 1 सेंटीमीटर बच रहा होगा कहीं पे। ऐसा कुछ फॉर्मूला बना था मेरे ख्याल से हमारा। म्यू नॉट आई r बाय 2 पाई r²। आगे सबका आंसर? यस सर। आई तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, आई तो दिया हुआ है। अच्छा, आई कितना दिया आपको? 2 एम्पियर। आई के टर्म में निकाल दिया ना क्वेश्चन। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। 3 4 × 10⁻², या -4 कर लो, इसे स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो 1 कट जाएगा ये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, यू शुड गेट द आंसर। इसका स्क्वायर नहीं किया, 4 × 4 आएगा, तो 3/4 10 टू पावर -7 आ रहा है, और 10 टू पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो फिर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यस सर। चलें आगे चलें? यस ओके। नेक्स्ट हमारा है द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड एक इक्विपमेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ये कुछ ऐसा होता है हेलिकल टाइप का। स्प्रिंग टाइप का। तो आपने पढ़ा था कि एक आपकी जो कोई भी सर्कुलर कॉइल होती है, इसके एक्सिस पे फील्ड होता है कुछ। तो अगर आप बहुत सारी कॉइल ऐसे लगा देंगे तो फील्ड बढ़ जाएगा। तो आप ऐसी एक कॉइल लेते हैं स्प्रिंग टाइप का, और इसमें करंट फ्लो कराते हैं। इसमें जब करंट फ्लो होगा तो ये कई सारे सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा। तो किसी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स विच कैन बी वेरी हाई ऑल्सो। तो सोलेनॉइड जो होता है वो एक हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज होता है। सर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर भी लेते हैं इसमें? इंसुलेट नहीं करेंगे अगर तो क्या होगा, उनका सुपर इम्पो वो कर जाएंगी। मान लो वायर आप ऐसे टच कर दो सारी आपस में, तो करंट फिर ऐसे फ्लो होने लग जाएगा ना। करंट फिर घूम के क्यों जाएगा? करंट तो फिर ऐसे चला जाएगा शॉर्टकट। भाई इंसुलेटेड अगर ना नहीं करोगे तो दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ कॉपर ट्यूब। फिर तो करंट यूं चला जाएगा सीधा, घूम के क्यों आएगा यूं? यस सर। तो इन वायरों को इंसुलेट करना तो जरूरी है ही। ठीक है, तो इट इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर जनरेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप जनरेट करते हो यहाँ पे, तो देखें इसकी वैल्यू कितनी आती है, सोलेनॉइड की वैल्यू कितनी आती है। उसमें दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो ये है कि वी यूज द इंटीग्रेशन, मैंने हमें पता है कि कॉइल के एक्सिस पे फील्ड कितना होता है, तो हम पहले एक एलिमेंट लें, मैंने एक पोर्शन लें, उसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालें, फिर उस पोर्शन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम हेयर टू हेयर, और सबका यहाँ पे फील्ड निकाल के देखें कितनी वैल्यू आती है। एक तरीका तो वो है। एक तरीका जो यूजुअली हम यूज करते हैं ड्राइव करने के लिए, वो है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ कि एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड में करंट आपका फ्लो कर रहा है, इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन आपने वायरिंग या वाइंडिंग कैसे की है। तो मान लो मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है वो मान लो कि वो यहां से देखने में ऐसा है कि, अच्छा बताओ, अगर मान लो यहाँ पे करंट यहाँ क्लॉकवाइज फ्लो होगा, सपोज अगर यहाँ से देख रहा हूँ करंट क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा? राइट साइड। ऐसे होगा या सेकंड केस होगा? अगर यहाँ से क्लॉकवाइज है, फर्स्ट केस होगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेकंड केस हो जाएगा, है ना? ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है। अच्छा, अब मान लो कि अगर ये मान लो यहाँ से क्लॉकवाइज मुझे दिख रहा है, तो ऐसे कई यहाँ पे करंट किधर को जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा यहाँ पे पीछे की तरफ को, और यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। बोल सकता हूँ मैं? क्या? अगर करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो वायर के इस पॉइंट पे करंट मुझे इधर को आता हुआ दिखाई देगा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो, और इस वाले पॉइंट पे अंदर को जाता हुआ दिखाई देगा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हमारे कई सारे पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो सब जगह क्या होगा? इस केस में अंदर जा रहा होगा, और इसके नीचे वाले सब पॉइंट से क्या हो रहा होगा? बाहर आता हुआ दिखाई देगा हमें। तो मैं सॉलिनॉइड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, कि यहाँ पे फील्ड डॉट है, मैं करंट डॉट है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूजुअली हम फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, लेकिन मैं यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे करंट यहाँ से सबसे बाहर आता हुआ दिखाई देगा, सारे जगह से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, और यहाँ से अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे सॉलिनॉइड को समझना थोड़ा इजी हो गया। अब मुझे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस डायरेक्शन में बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसका सॉलिनॉइड का, एक्चुअली वो कुछ ऐसा बनता है। माने या तो ऐसा बनेगा या रिवर्स बनेगा, डिपेंडिंग ऑन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करंट है, लेकिन ऐसा कुछ फील्ड बनेगा विच इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्चुअली ये यूनिफॉर्म होता है। अगर आप इसको निकालोगे उस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन से, तो आपको निकलेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो बी इज यूनिफॉर्म इनसाइड, वैल्यू सेम। तो अब इस केस को देखते हैं, यहाँ भी यूनिफॉर्म होगा आपका। एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहा हूं मैं, तो मेरे को एक क्लोज लूप मानना पड़ेगा, क्लोज पाथ मानना पड़ेगा। तो लेट अस टेक अ क्लोज पाथ, लेट अस टेक द पाथ लाइक दिस। लेट अस टेक द पाथ लाइक दिस। तो ये पाथ मेरा जो है, मान लीजिए ऐसा पाथ है, और इस पे मैं बी डॉट डी एल निकालने की कोशिश करता हूं। दिस इज माई पाथ, सपोज ए बी सी डी, ए बी सी डी, and I am trying to find the B. So using Ampere circuital law,
हमें चारों पाथ का बी डॉट डी एल निकालना पड़ेगा। v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, b डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। b डॉट डी एल मतलब b इंटू ए बी। अच्छा, b इंटू ए बी कितना होगा? b इंटू ए बी विल बी इक्वल टू, सपोज दिस लेंथ इज l, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, सपोज दिस लेंथ इज l, तो वी कैन राइट b डॉट ए बी इक्वल टू b इंटू l इंटू कॉस 180। ये लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। यस सर। सर ये कैसे लिखा था? ए से बी तक मैंने b डॉट डी एल लेना है, b डॉट डी एल। तो मैंने b इंटू ए बी लिखा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? l आएगी। ए बी की वैल्यू तो l है। यस सर। और डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द डी एल एंड बी। तो डी एल आपका इस साइड को है और बी आपका इस साइड को है, तो एंगल उनके बीच का 180 है। यस सर। तो कॉस 180 आ जाएगा, तो माइनस बी डॉट डी एल आ जाएगा, बी डी एल आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सर इसमें ये ए बी सी डी पाथ ले आए ना हमने। हाँ, ए बी सी डी में क्लोज लूप चाहिए था ना, तो हमने क्लोज लूप मान लिए रेक्टेंगल बना के। एमपी सर्किट तो क्लोज लूप पे लगेगा ना। यस सर, तो सर इसका अलग अलग निकालेंगे, ए बी बी सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग फील्ड अलग अलग होगा ना, सब जगह फील्ड बराबर नहीं है ना। सर ए बी और सी डी में सेम नहीं होगा? सी डी का जो फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। बी आउटसाइड इज 0। इसमें एक चीज ये भी होती है कि बी आउटसाइड इज 0, इसके बाहर फील्ड नहीं होता, अंदर होता है। तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, सर थोड़ा बहुत तो होता है ना, नेग्लिजिबल होता है। नहीं थोड़ा बहुत भी क्यों होगा? यहाँ पे होगा ना। अगर यहाँ पे क्रॉस आप फील्ड लाइंस बनेगी ना सर। सर क्लोज होनी चाहिए ना फील्ड लाइन। लाइन क्लोज होनी चाहिए, हम तो पाथ बहुत नियर ले रहे हैं ना, तो अच्छा बोलो कि उसके कारण थोड़ा बहुत आएगा। यस सर। अच्छा, हाँ तो बहुत ही कम आएगा वो तो, फिर अगर ऐसा बनेगा भी तो, है ना। यस सर। बी डॉट डी एल, ओके। चलो, तो एक्चुअली अगर ये लंबाई काफी होगी ना इसकी, अगर सॉलिनॉइड की, तो हम एक्चुअली लंबी सॉलिनॉइड की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत दूर से लूप बना के आएंगी। तो यहाँ तो मैंने लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई लाइन यहाँ से पास होगी। ठीक है, पर चलो ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, ये तो हमारा कौन सा है? हमने ये बी डॉट डी एल निकाला फॉर ए बी, ये ए बी के लिए निकाला। अच्छा, ऐसे ही हम निकालेंगे मान लो बीसी के लिए। बीसी के लिए क्या लिखना चाहिए हमें? बीसी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें cos 90 हो जाएगा। यस सर, cos 90 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। परपेंडिकुलर है या फिर यहाँ पे तो है ही नहीं बाहर, तो 0 हो जाएगा फील्ड भाई। बी डॉट सर बाकी सब 0 होंगे। 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका डीएल और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो फॉर वी कैन से बीसी और डीए, P is perpendicular to DL. This implies that B dot DL equal to 0. Right? I think इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बचा क्या? CD. For CD, B is 0. This implies that B dot DL is 0. ठीक है, तो नाउ ठीक है, तो अगर हम पूरे पाथ का बी डॉट डी एल लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0।
दैट इज इक्वल टू माइनस बी एल। ये तो आ गया, एक लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, अब राइट हैंड साइड क्या होती है इसकी? इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई, आई मतलब जो इस करंट इससे पास होके आ रहा है, तो इससे करंट क्या हो रहा है? अंदर को जा रहा है करंट इसके। yes, ठीक है, अब मान लो करंट इसमें आई पास हो रहा है वायर में, जो वायर है ये सर्कुलर वायर, इसमें आई करंट पास हो रहा है। तो इस लूप के अंदर कितने बार करंट जाएगा, डिपेंड करता है कितनी बार ये लूप आ रहे हैं इसमें। अगर एक Yes. रिंग आ रही है तो एक बार करंट जाएगा, दो रिंग आ रही है तो दो बार आएगा, है ना? तो डिपेंड करेगा कि कितनी रिंग आ रही है। राइट, ये बात समझ में आ रही है सबको? yes, अगर इस लेंथ में 3 रिंग आ रही है तो 3 बार करंट आएगा, तो 3i लिखना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक टर्म्स लेते हैं स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे? अगर मैं L लेंथ ले लूं आपकी, तो कितने टर्न आएंगे L लेंथ में? भाई n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो NL आएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो L लेंथ ली है, इस L लेंथ के अंदर कितनी बार करंट जा रहा होगा? NL बार, क्योंकि NL टर्न होंगे इसके अंदर, N इंटू L। तो इसमें जो करंट जा रहा होगा म्यू नॉट आई, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू L। क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट इंटू NL इंटू आई। वो कैपिटल एन क्या है वहाँ पे? कैपिटल N तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कि टोटल कितने हैं, और स्मॉल n आपका होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके सर। तो म्यू नॉट NL इंटू आई, यहाँ पे यहाँ तक सबको क्लियर है? इतने टर्न होंगे इसमें, NL टर्न होंगे yes, L लेंथ में, तो इतनी बार करंट पास होगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं मैं। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो आई शुड गेट दैट, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो व्हाट शुड आई गेट? B इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट NI आ जाएगा इन दोनों को यूज करके। सर ये NL कैसे आए बस फिर बताइएगा सर। ओके, देखो मान लो कि आपका नंबर ऑफ टर्न जो है 50 टर्न पर सेंटीमीटर आ जाए सपोज, या पर मीटर आ गया मान लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो अपना लूप ये बनाया है, मान लो इस लूप की जो लंबाई है वो 2 मीटर की है, तो कितने टर्न आएंगे इसके अंदर? कितने टर्न आएंगे टोटल इसके अंदर? ये कितने टर्न होंगे गिनेंगे अगर हम इसे? 100, 200 है ना। पर मीटर में 50 टर्न है, तो 2 मीटर में कितने टर्न होंगे? 100 होंगे, सॉरी 100, 100 टर्न आएंगे। यस 100 टर्न होंगे, ठीक है। तो यानी कि 100 टर्न का मतलब कि 100 बार करंट यहां से अंदर जाएगा इस लूप के अंदर, ऐसे 100 बार जाएगा, 1 2 3 4 5 100 टाइम्स, यस सर। ठीक है। तो जब हम आई लेंगे, आई इनसाइड द लूप यहां पे, तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 100 आई लिखेंगे, ठीक है। यस 100 आई, तो 100 इंटू आई लिखना पड़ेगा हमें, आई की वैल्यू, आई इनसाइड जो लिखते हैं हम। तो ये 100 क्या है एक्चुअली? N इंटू L है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, वो 100 है। अभी क्लियर हुआ सबको? यस सर। पक्का? सबको क्लियर हुआ? यस yes, सर। sir.
ओके, तो ये ध्यान रखना कि ये एन और ये एन डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉरी ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है किताबों में दोनों ढंग से दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखूं कैपिटल एन की टर्म में तो आई शुड राइट म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। तो अगर उसने ये दिया कि टोटल देयर आर 200 टन्स, तो फिर 200 का मतलब कैपिटल एन की बात कर रहा है। और उसने बोला कि 5 टन पर सेंटीमीटर है, तो स्मॉल एन की बात कर रहा है। तो हमें दोनों को ध्यान से यूज करना है। ये फॉर्मूले आगे भी आएंगे, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आगे जब आप अभी वो पढ़ोगे सेल्फ इंडक्शन वगैरह, तो वहाँ पे स्मॉल एन की फॉर्म में फॉर्मूले आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का रिलेशन। सर हाँ जी। सर वो नेगेटिव क्यों नहीं आया हमारा नेगेटिव? नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव का मतलब की डायरेक्शन उसकी इधर को आएगी, लेफ्ट आ जाएगी या राइट आ जाएगी, हमें तो वैल्यू चाहिए थी। लेफ्ट और राइट तो आप निकाल ही लोगे राइट हैंड थंब रूल से। सर इस केस में तो मतलब नेगेटिव ही आ रही है ना। हाँ, तो नेगेटिव अगर आप रखोगे इसका मतलब ये हुआ कि आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होगा या कुछ होगा उसका, है ना, उसका मीनिंग देखना पड़ेगा हमें, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था यहाँ पे। तो उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आप साइन वगैरह तो हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बस। ठीक है। यस सर। सर वैसे हम राइट में भी लेते तो भी तो नेगेटिव ही आता। राइट में लेते मतलब सर मतलब हमारा बी राइट में आ रहा होता तो मतलब हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया होता। नहीं, तब पॉजिटिव आता ना फिर वो। फिर आप क्या लिखते हैं, फिर आप लिखते बी डॉट डी एल, तो बी एल इंटू कॉस जीरो लिखते हैं यहाँ पे। सर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे लेते हैं? ए और बी यहाँ पे लिया आपने अभी, आप क्या लेना चाहते थे? सर मतलब हम एंटी डायरेक्शन क्लॉक की बात कर रहे मतलब हैं। जो क्रॉस है वो डॉट हो जाएंगे, डॉट क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा, डॉट को क्रॉस और क्रॉस को डॉट करते हैं अगर, हाँ, तो उसमें फिर आपको करंट की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी ना। करंट की डायरेक्शन आपकी जो आ रही है अभी, आपने मैंने करंट को पॉजिटिव कम मानेंगे और नेगेटिव कम मानेंगे, तो आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो उसमें इतनी डेप्थ में हम नहीं जाते कि उसको मैंने आई का और इसका क्या रिलेशन है आपस में, बी डॉट डी एल के डायरेक्शन का। ठीक है, वो हम राइट हैंड थंब रूल वगैरह से निकाल लेते हैं। अगर आपको सोचना पड़ेगा कि इनसाइड वाले करंट को मैं पॉजिटिव मानूं या नेगेटिव मानूं, है ना, वो सब हमें देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो उसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं उसके कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात थी, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया म्यू नॉट एन आई। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज, हम प्लस में लिखता हूँ मैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ये सॉलिनॉइड की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? सर इस रेडियस पे नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस। क्या ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? अंदर एयर भरी हुई है, डिपेंड यस कर रहा सर है? करेगा। यस सर। करेगा। तो अगर मैं अंदर मान लो कोई आयरन भर दूं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप पढ़ोगे भी, इसका म्यू ज्यादा होता है आयरन का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो म्यू का वैल्यू ज्यादा आता है। तो वहां पे क्या होता है, फील्ड आपका फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा। तो अगर आप इसके अंदर आयरन भर दोगे, तो देन इट विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच इज नोन एज, क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो कई जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है मशीनों में या कोई सामान उठाने में, तो वहां पे यही होता है, सोलेनोइड होती है, बस उसके अंदर आयरन भर देते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड इज यूजफुल फॉर कैरिंग वेरियस ऑपरेशंस। तो ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टन पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट लेंथ में, मतलब कितना क्लोज आप उसको वाइंडिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत क्लोज वाइंडिंग करोगे तो फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर दूर वाइंडिंग करोगे तो फील्ड वीक होगा। उसके अलावा ये करंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें करंट कितना पास कर रहे हो, तो इन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है। यस सर।
current flowing in the wire and does not depend on radius of this. हमने जो ड्राइव किया है रेडियस ऑफ द कॉयल या नेचर ऑफ द वायर, कॉपर की जगह एल्युमिनियम की वायर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मीडियम का क्या डिपेंडेंस है? मीडियम पे म्यू आपका चेंज हो जाएगा। अभी म्यू नॉट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, म्यू नॉट लिखा है हमने, म्यू नॉट आई यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई की जगह पे वो म्यू इंटू आई हो जाएगा एंड म्यू विल बी मोर एक्चुअली, है ना। म्यू जो आता है आपका वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव। तो आयरन के केस में म्यू रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल 7000 8000 कुछ आता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर, तो मगर वो गिवन होगा ना, वो क्या होगा, गिवन होगा आपको। हाँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो बी वहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एन आई, वेयर दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, ऐसा कुछ बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और कोई डाउट किसी को यहाँ पे? हाँ सर। नो, नो सर। ठीक है। तो और ये हमने जो ड्राइव किया है, विच हैव ड्राइव्ड फॉर द केस व्हेन इट इज फेयरली लार्ज। फेयरली लार्ज का मतलब इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो उसके लिए हमने ड्राइव किया है। वेयर योर एल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस, हमने इसके लिए ड्राइव किया है। तो वी कैन से इन दिस केस बी इज यूनिफॉर्म इनसाइड एंड नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड। ठीक है, तो बहुत यूनिफॉर्म होता है अंदर, अगर लंबी है ये सोलेनॉइड तो यूनिफॉर्म होता है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन आउटसाइड तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। अच्छा, इतना नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। सर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या था? कैपिटल आर कहाँ पे लिखा है? स्मॉल आर ये एल है। एल ओ, अगर ज्यादा है आर से, लेंथ। ओके ओके, सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट एन आई, हर जगह फील्ड कांस्टेंट होगा। सॉलिनॉइड के एज में जो फील्ड होता है कोने पे यहाँ पर, वो फील्ड कितना आएगा? सर 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? टू से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्यों आता है? लेकिन से क्या निकाला मैंने? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एज, या एट द एंड। ये एट द एंड है और ये उसके बीच में है। सर इस सोलेनॉइड के साइड में एक और सोलेनॉइड अटैच कर दीजिए, तो वहाँ पे जो फील्ड आ जाएगा दोनों सोलेनॉइड की वजह से वो आएगा म्यू नॉट एन आई, उसका हाफ हो जाएगा। करेक्ट। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। एक्चुअली लॉजिक क्या होता है कि अगर मान लो ये एक सोलेनॉइड होती और ये एक और सोलेनॉइड होती और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न वगैरह सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता दोनों के कारण सेम मैंने मान लो B1 आता और इसके कारण भी मान लो B आता या B आता, दोनों के कारण B प्लस B आता, 2B आता, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पे? मान लो B आएगा और यहाँ पर, और इसके कारण भी B आएगा, दूसरे वाले के कारण भी यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा? मान लो ऐसे कोई रिंग होती
तो रिंग के यहाँ पे यस इसके कारण जो फील्ड आता है और इसके कारण जो फील्ड आता है वो सेम आता, अगर बीच में पॉइंट होगा ये तो दोनों के कारण फील्ड बी प्लस बी आएगा यहाँ पे। ऐसी सॉलिनॉइड के कारण यहाँ पे जो फील्ड आएगा बी प्लस बी आएगा। अब मान लो दोनों सॉलिनॉइड को मैं जोड़ दूं तो एक सॉलिनॉइड बन जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे फील्ड कितना होता है आपको पता है, यहाँ पे फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन आई। यस यहाँ पर फील्ड आपका म्यू नॉट एन आई होता है अंदर, है ना। तो ये इन दोनों का सम है, इसका और इसका सम है, तो एक के कारण फील्ड कितना होगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 आना पड़ेगा। म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। यानी कि एक सॉलिनॉइड के कारण जो उसके एज पे फील्ड, एंड पे जो फील्ड आता है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि एंड ऑफ द सॉलिनॉइड पे जो फील्ड होगा वो आधा होगा एज कंपेयर टू उसके जो इनसाइड में फील्ड होगा। तो इस लॉजिक से हम लोग प्रूव करते हैं इसको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके तो अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अ सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर has radius 1 centimeter and made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside it? सर इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल सकते हैं? पाई के टर्म में बता दो कितना आ रहा है। 20 पाई into 10 raised to power minus 4. यस सर 25 25 2 पाई आना चाहिए। कितना आ रहा है? सर मैंने -4 बताया सर। यही आ रहा है 6.2। सर 20 पाई into में 10 raised to power -4 बताया मैंने। अच्छा ये बताए थे आप? हाँ तो सही है ये भी। ठीक है ठीक है। देखो सब लोग, म्यू नॉट एन आई यूज करना है यहाँ पे। म्यू नॉट आपको पता ही होता है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ है, 500 डिवाइड बाय 0.5 करोगे 1000 आ जाएगा। आई आपको 5 पता है तो आंसर आ जाएगा। देखो सब लोग, आ रहा है आंसर? यस सर डन सबका? यस सर। ओके यहाँ पे आर क्यों दिया हुआ है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसका क्या यूज है? तो कुछ काम नहीं है इसका। हाँ कोई काम नहीं है यहाँ पे। बस ये सोच सकते हो यहाँ पे कि इससे आप ये कंपेयर कर सकते हो कि ये सॉलिनॉइड आपकी बड़ी है या नहीं है। मैंने एल जो कंडीशन होती है, एल शुड बी मोर देन आर। तो एल आपका जो है 50 सेंटीमीटर है और आर आपका 1 सेंटीमीटर है, तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग सॉलिनॉइड। वी कैन एज्यूम इट इज अ वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड। इससे 50 गुना है ये डायमेंशन। ठीक है तो शायद इसलिए
500 टर्न्स है, वो स्मॉल एन होगा कैपिटल एन नहीं होगा, उसने सोलेनॉइड बोला है पूरा 500 टर्न्स है, वो पार्ट बस नहीं, पूरा कैपिटल एन। कैपिटल एन आएगा। हाँ, ये कैपिटल एन 500 होगा ना, तो आपको एन बाई एल निकालना पड़ेगा ना। यस सर, उसके बाद हम उसको एन के, ऐसे करोगे 1000 आ जाएगा। हाँ सर मैंने एन बाय एल वाला फॉर्मूला लगाया था, वो लाइन लगाया था एन वाला। अच्छा, ओके, आगे फिर आंसर आ गया। यस सर। ठीक है। डन सबका, आगे चलें। यस सर। ओके, तो सॉलिनॉइड की तरह एक और इक्विपमेंट होता है, उसको बोलते हैं टॉरॉइड। वो सर्कुलर, अभी जो आपने किया, आपने एक स्ट्रेट इसमें मैंने कॉइल के अराउंड वाइंडिंग करी। कई बार ऐसा होता है कि आप सर्कुलर कॉइल पे वाइंडिंग कर देते हो ऐसे, दिस इज नोन एज टॉरॉइड। ठीक है, जब आप सर्कुलर वायर के अराउंड या सर्कुलर कोई रॉड के अराउंड आप वाइंडिंग करते हो, दैट इज नोन एज द टॉरॉइड। सर ये सोलेनॉइड का पार्ट है। हाँ, ये सॉलिनॉइड का भाई है। ठीक है, ये उसकी तरह होता है टॉरॉइड। ठीक है, तो टॉरॉइड में क्या होता है, सॉलिनॉइड अगर आप क्लोज कर दो, शुरू का एंड का उसका पार्ट जोड़ दो लगभग, तो उसे टॉरॉइड बोल सकते हो, गोल घुमा के। So it is a hollow circular ring on which the large number of insulated wire are winding is done। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपने ऐसे मीडियम लेते हैं, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूजुअली ले लेते हैं यहाँ पे, आयरन वगैरह, और उसके अबाउट फिर आप जो है अपनी कॉइल को लगाते हो। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। Yes, sir. Okay, तो again we have to calculate the magnetic field inside the toroid, or again we will use the Ampere circuital law to find the magnetic field inside the toroid। तो यहाँ पे फिर दोबारा अगर मैं टॉरॉइड को रिप्रेजेंट करना चाहूँ वही फील्ड करंट गोइंग इनसाइड और आउटसाइड वाले कंसेप्ट से, तो ये तो वायर है जिसके अबाउट इसको किया गया है। तो यहाँ पे जो फील्ड है, एक तरफ से करंट बाहर आ रहा होगा, एक तरफ से अंदर जा रहा होगा। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो यहाँ क्रॉस फील्ड होगा, मान लो, सॉरी क्रॉस करंट होगा, मान लो ऐसे करंट अंदर जा रहा है वायर में, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ से बाहर आ रहा है। Again I have to find the magnetic field in the toroid। तो अगर I try to find the magnetic field, suppose here at somewhere here at distance r, suppose this is r, एंड टॉरॉइड का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, सपोज r1 होता है, ये वाला r2 होता है बाहर वाला। तो फर्स्ट केस वी आर फाइंडिंग p एट r लेस देन r1। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी वैल्यू, बनाऊंगा, आई नहीं आएगा तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कोई आई तो आएगा ही नहीं, इसके अंदर तो कोई आई जा ही नहीं रहा, इसके अंदर पास ही नहीं हो रहा करंट, तो इट विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई करंट यहाँ से पास नहीं हो रहा ना। तो अगर करंट पास नहीं हो रहा तो जब बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई आप लिखोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से करंट क्यों नहीं पास? भाई आपने लूप यहाँ पे बनाया, तो वायर में तो करंट यहाँ से जा रहा है नीचे और यहाँ से ऊपर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लूप बना दोगे तो यहाँ से करंट कौन सा पास होगा, कोई भी पास नहीं होगा। यस सर। है ना, ऐसे अगर मैं लूप यहाँ पे बना दूं तब भी नहीं होगा। नेट जीरो आ जाएगा। तो यानी इनसाइड मैंने इसके टॉरॉइड के अंदर और बाहर दोनों जगह फील्ड जीरो होता है। अब हमें देखना टॉरॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड द टॉरॉइड कितना आएगा। तो ये ए केस है, मान लो ये बी केस हुआ, सी केस आपका हुआ पी एट आर लेस देन R2 and more than R1। ठीक है, इस केस में अगर देखें तो आपका जो लूप बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, यहां पे कहीं। ऐसा कुछ बनेगा, तो आपका जो लूप बनेगा जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो आपका जो आर है वो यहां पर है। तो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू 2πr हो जाएगा ये तो। और यहाँ पे जो करंट इसके अंदर आएगा वो कौन सा करंट आएगा, ये वाला करंट आ जाएगा जो अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू 2πr एंड म्यू नॉट आई विल बी इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए म्यू नॉट आई की जगह पे, म्यू नॉट एन इंटू म्यू नॉट कैपिटल एन आई, म्यू नॉट कैपिटल एन आई। ओके, चलो एन मान लेता हूँ, एन आई, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिखेंगे आया सर? या कुछ और लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो करंट अंदर जा रहा है इसमें, अगर एक बार अंदर जा रहा हो तो इस लूप के, मैंने हमारा जो लूप बना ये वाला लूप है, इसके अंदर करंट अगर एक बार जा रहा हो तो मैं आई लिखता यहाँ पे, लेकिन ये कई बार अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस कई बार हो रहा है ये, इस लूप Yes, के अंदर sir. कई बार पेनिट्रेट कर रहा है करंट। तो आई शुड राइट एन इंटू आई, Yes, sir. Yes, sir. एन इंटू आई लिखूंगा। अब एन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने एन कैपिटल वाला लिखा है स्मॉल वाला, हाँ कौन सा लिखूंगा बताओ, कैपिटल वाला लिखना पड़ेगा। कैपिटल वाला लिखना पड़ेगा। स्मॉल एन लिखूंगा तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा मामला। ठीक है, कैपिटल एन, हाँ एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन क्या लिखूं, एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 2πr कर सकते हैं। Yes, स्मॉल sir. एन, ये कर सकते हैं 2πr। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि R1 और R2 जो है लगभग बराबर हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो जहाँ पे हम लूप बना रहे हैं उसकी रेडियस R है, और जहाँ पे ये DL आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू, सॉरी जहाँ पे I आ रहा है वहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे n इंटू 2πr। एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 2πr लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, R1 2πr1 लिखना चाहिए था, है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि R1 और R जो है लगभग बराबर है। हमने जो लूप लिया बिल्कुल जो है इसके यहाँ पे लिया, या फिर R1 और R2 में बहुत कम डिफरेंस है, तो इसलिए मैं दोनों को सेम ले रहा हूँ। तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे n का, वो आएगा n इंटू 2πr। ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो व्हाट शुड आई गेट, b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2πr इंटू आई, b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट, और आई तो यहाँ पे था ही, n की जगह क्या आएगा, n इंटू 2πr। तो 2πr से 2πr चला गया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया। तो इन दिस केस Sir, इसमें भी same आ रहा है. is coming same as the straight solenoid, as the field in the straight solenoid। तो सेम आ रहा है इसमें भी, तो सेम फार्मूला है आपके लिए। अच्छा हो गया, दो फार्मूले याद नहीं करने, एक ही फार्मूला याद करना है बस, म्यू नॉट एन आई। ठीक है,
इसका यूज कहाँ पे आता है टोरॉइड का? टोरॉइड का यूज कहाँ पे करते हैं? सर अंदर से मतलब अंदर की साइड में I फील्ड don't- नहीं है, बाहर की फील्ड नहीं है। हाँ लेकिन उसके बीच में फील्ड है, Yes. बीच में तो फील्ड है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आप एक्सीलेट कर रहे हो किसी चीज को, पार्टिकल मान लो एक्सीलेट करना है आपको, फील्ड में कोई गोल घुमाना है चीज को, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस टाइप का कोई जरूरत हो जहाँ पे आपको। सर इसको वहाँ यूज कर सर ये जो सकते हैं। टोरॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगी? टोरॉइड के अंदर मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, यहाँ पे तो जीरो ही आ रही है ना, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी यहाँ पर। सर इनसाइड पूछ रहा हूँ, कांस्टेंट होनी चाहिए। इंस्टेंट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है सर। यहाँ पे कांस्टेंट है। कुणाल क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था इसको वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि जो सोलेनॉइड होता है वहाँ वो तो हमने आइडियल केस में डिराइव किया था कि उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा और रेडियस बहुत कम है, पर जो रियल सोलेनॉइड होता है वहाँ पे अगर हम एंड इफेक्ट्स को भी वो कर लें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी थीटा के फंक्शन के हिसाब से। हाँ तो जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड वो करना है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एंड इसका बेसिकली यूज आप अभी देखोगे आगे जब चैप्टर पढ़ोगे ना, इंडक्शन वगैरह जहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन और वो सब जो करते हैं तो वहाँ पे दो बाइंडिंग एक साथ कर लेते हैं दो वायर की, तो वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको। ओके, आई थिंक फील्ड सबको क्लियर हो, जो फील्ड हमने निकाला म्यू नॉट एन आई कैसे आया, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं फिर प्रैक्टिकली, देखो क्या प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में। एक कॉइल रैप around a toroid has inner radius of 10 centimeter and outer radius of 12.0 centimeter. If the wire wrap makes 1100 tons and carries a current of 5 ampere, find the magnetic field inside the core of toroid. Core of the toroid and outside the toroid from its surface. तो पहला ही पार्ट निकालना है आपको, सेकंड तो जीरो ही आएगा। पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। तो यहाँ पे आपको रेडियस का प्रॉब्लम आएगा 5.5 into 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। कितना है? 5 इंटू सर 5.5 into 10 10 to the minus 2 टेस्ला। यहाँ पे एक्चुअली जो हम आर लेंगे ना, यहाँ पे क्या करते हैं केस में, आर जो हम लेते हैं लेवल एवरेज ले लेंगे इन दोनों का, 12 और 10 का एवरेज, तो आंसर थोड़ा अलग आएगा। देखो एक बार दोबारा निकाल के, 1 वेबर आ रहा है। 0.01 वेबर। पर मीटर स्क्वायर है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला में आएगा। तो यहाँ पे हम रेडियस का रिक्वायरमेंट होगा आपको जब आप वो निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन निकालने के लिए जरूरत होगी। बाकी तो फॉर्मूला आपका यही है, म्यू नॉट एन आई।
ये तो आपको पता ही है, बस ये निकालना है आपको। आंसर क्या था? 0.01। आ गया सर। आ गया, ओके। सर जो टॉयराइड में जो दूसरी जगह भी 0 था, वो सर सेंटर टॉयराइड बोलेंगे या कोर ऑफ टॉयराइड बोलेंगे उसे? उसे सेंटर बोलेंगे। कोर तो मतलब जहाँ पे आपका वो है, सर्कल है ना, इसे कोर, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला, इसे कोर बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट होगा इसको इनसाइड बोलेंगे, इसको आउटसाइड बोलेंगे। क्वेश्चन देखिए क्लियर, क्वेश्चन देखिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आ रहा है 0.01 टेस्ला। टेस्ला, 0.01 टेस्ला, यस। सर ये तो नहीं आ पा रहा। यहाँ पे बस एन पे खेल है कि नंबर ऑफ टर्न आपको निकालने हैं, बस बाकी तो सब क्लियर है। म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट तो पता है आपको 4 पाई 10⁻⁷, आई आपको 5 दिया हुआ है। एन कितना आएगा यहाँ पे? 2 पाई इंटू आर। सर आई कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना, 5 एम्पियर। सर मैंने 3 ले लिया था। आई थिंक 5 दिया हुआ है, 5 एम्पियर। अच्छा, मैंने साफ नहीं लिखा था, ओके। 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो 1100 डिवाइड बाय 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर इज 11 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा ऊपर, 100 इंटू 10⁴/2 पाई आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसको यहाँ पुट करेंगे, 10⁴/2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 10⁻⁷ प्लस 4 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 और 5 10⁻⁻2 आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। करंट 5 ही लेंगे उसको यूनिटी मेथड से कुछ अलग? नहीं, करंट तो 5 ही लेंगे ना, यूनिटी मेथड नहीं है ना। यूनिटी मेथड तब होता है अगर करंट ऐसे पास हो रहा था, कुछ आप ऐसे कुछ कर रहे होते यहाँ पे कि भाई ऐसे करंट पास हो रहा है और आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है, लेकिन करंट ऐसे थोड़ी पास हो रहा है, करंट तो ऐसे पास हो रहा है। तो आप तो यहाँ पे ले चुके हो कि एन बार पास हो रहा है। ठीक है, ओके। किसी और को कोई डाउट यहाँ पे? सर यहाँ रेडियस एवरेज ही लेंगे हर बार, चाहे डिफरेंस ज़्यादा भी हो? हाँ, क्योंकि नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यूजुअली हमारे केस में ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन। यूजुअली ऐसे आएगा कि आपका रेडियस जो है, मैंने इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, यूजुअली ऐसी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर रेडियस डिफरेंट होगी तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा उसमें, फिर एक्चुअल आपको फिर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं आता यूजुअली, मेडिकल में और बोर्ड में नहीं आता। आईआईटी के केस में होता है, वो हम देखेंगे आईआईटी क्लास जब करेंगे तो। ओके, डन, आगे चलें। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज खत्म है। एक क्वेश्चन है जो पुराना, एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैं कर लेता हूँ। टॉपिक ये एंड हो गया हमारा। मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0।
जीरो आएगी, सब लोग एग्री हैं? यस सर। यस सर। और अगर ये ऐसे होता, अब क्या था? कैन यू कैलकुलेट? यहाँ पे भी, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू फिर दोबारा जीरो आएगा। कैन यू प्रूव इट? यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो आएगा? यस सर, जीरो आ जाएगा। एक समय इंफाइनाइट वायर है पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, नीचे भी जीरो है, और बीच में जो है ऊपर सेमी सर्कल, नीचे सेमी सर्कल, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों का कैंसिल प्रूव कर सकते हैं हम लोग, बाकी लोग, कि इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट यस द सर। सेंटर। सर डिवाइड कर लेंगे क्वार्टर्स में। ओके, नहीं, करंट एक्चुअली आपका होगा क्या ना, करंट जो पास होगा यहाँ से, कितना करंट पास होगा? अगर मान लो ये आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा? अभी से 3I/4। 3I/4। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? I/4। ये I सर by I/4। 4। और ये वाला नीचे करंट 3/4। नीचे वाला है ना, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है करंट, हमने पढ़ा था। Yes. रेजिस्टेंस आपका जो होगा, जो रेजिस्टेंस आपका जो होगा वो R और 3R होगा, तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो कोई आ रहा है, याद नहीं आ रहा? कई लोग बोलोगे क्या है ये, कहाँ से आया? तो करंट यहाँ पे I/4 और 3I/4 होगा। तो इनके करंट जब आप यहाँ पे फील्ड लोगे तो 3 क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर का जो फील्ड आएगा इन तीनों का सेम डायरेक्शन में आएगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो इन तीनों का जो, इसका जो फील्ड आएगा, इस वाले पोर्शन का जो फील्ड आएगा, वो बाकी पोर्शन को कैंसिल कर देगा। कर सकते हो ऐसा, क्योंकि थीटा एक का जो है 90 है और एक का थीटा 270 है, तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे। करंट वहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे करंट जो है आपका 3I/4 है, यहाँ पे करंट I/4 है। कर सकते हैं इसको प्रूव? ऐसे आ जाएगा ना, μ0 I/2R इंटू θ/360। तो एक का आ जाएगा आपका μ0 I मतलब 3I/4 इंटू 90/360 2R, और एक का आ जाएगा μ0/2R I/4 इंटू 270/360। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो μ0 हो रहे हैं सर कैंसिल। बराबर आ रहा है दोनों? यस सर। तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 3/4, ये भी 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 3/16 आ जाएगा। तो μ0 है ना, तो बराबर आ रहा है दोनों मेरे ख्याल से। यस सर, दोनों जगह 3/16 आ रहा है, μ0 I/2। तो ये कैंसिल हो रहे हैं। तो इस केस में भी आपका फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इन दिस केस इनफैक्ट अगर ये ऐसा भी होता, एट एनी एंगल थीटा, तो तब भी फील्ड जीरो आता। तो आप लोग ट्राई करना इसको प्रूव करने का, तब भी जीरो आ जाएगा। तो दिस केस ऑल्सो फील्ड विल बी जीरो हियर। तो यहाँ पे जो करंट डिवाइड होगा वो इनवर्स रेशियो में फिर दोबारा डिवाइड होगा, उससे आप देखना निकाल के। तो दिस केस ऑल्सो फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया एक तरह से। तो इन ऑल द केसेस योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर। तो ये होमवर्क में आप लोग करना है। यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं अब। सब लोग इसे करके आइएगा, जिसके डाउट हैं अब वो लोग रुक जाइए, एंड बाकी लोग जो है लीव कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो बताइए, और यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब तक जो हमने पढ़ा है, किसी टॉपिक में डाउट है आज जो हमने पढ़ा? नो सर। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, पहले तो प्रूव किया था ये आर्बिट्री क्लोज पाथ के लिए, और इसको फिर अप्लाई किया सॉलिड कंडक्टर पे। इसका ग्राफ, हॉलो कंडक्टर, थिन, थिक, क्वेश्चन, सोलिनॉइड, डेरिवेशन, फील्ड का क्वेश्चन, ये तो एंड पे है, और ये क्वेश्चन है,
टॉरॉइड, इसका डेरिवेशन, इसका क्वेश्चन, और ये कोई डाउट यहाँ तक किसी को है तो बताओ। सर टोरॉइड का वो सी केस जो था, टॉरॉइड का सी केस जो था, हाँ सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। टॉरॉइड का सी केस जो था हम कोर में निकाल रहे थे, कोर के अंदर कितना फील्ड होगा, तो कोर यहाँ पे होगी, इसकी कोर, इस पे फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना फील्ड होगा। यस सर। ठीक है, तो बी डॉट डी एल निकालने के लिए हमने क्या लिखा, बी इंटू टू पाई आर लिखा, मान लो ये आर डिस्टेंस पे है ये, यस सर। और ठीक है, तो म्यू नॉट आई की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू सर एन, ये आया कैपिटल ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि देखो यहाँ पे जो टॉरॉइड है आपकी, अगर आपने यहाँ पे ये बनाया है, आपका जो करंट था वो क्या हो रहा था यहाँ पे, टॉरॉइड के अंदर कौन सा करंट आएगा जो इससे पास होके यहाँ से जा रहा है अंदर, ये वाला करंट आएगा। यस सर। तो ये वायर जो है यहाँ पे अंदर को जा रहा है, इससे करंट नीचे को जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है नीचे, आपको निकालना पड़ेगा, 100 बार जा रहा है, 50 बार जा रहा है, 1000 बार जा रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो डिपेंड करेगा कितनी बार, नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्न कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, राइट। टोरॉइड तो सारे टर्न आ रहे तो इसलिए वो एन की स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन इसलिए आए हैं। हाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे सारे टर्न आ रहे हैं इसलिए हमने कैपिटल एन लिख दिया, बोल सकते हो ये भी, तो हमने कैपिटल एन लिख दिया उसको, और फिर हमने क्या किया, उसको नंबर ऑफ टर्न इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ अगर लेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा, यस सर। बस फिर उसको पुट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एन इंटू एल किया था एन निकालने के लिए, और वहां पे क्या किया हमने, एन इक्वल टू एन इंटू टू पाई आर किया, यस बस सर। ये फर्क है यार आ गया। यस है सर। ना। ओके क्लियर, यस। ओके, और किसी को डाउट इन सब टॉपिक में, 4-5 टॉपिक जो हैं, नो, चलिए ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ जी, जिनको डाउट है बाकी बताओ। सर व्हाट्सएप पे एक गैस वाला क्वेश्चन भेजा था। मीन वेलोसिटी वाला, यस सर। फॉर्मूला लिखा आपने उसका अभी तक? सर फॉर्मूला लिखने का ट्राई करा था लेकिन हुआ नहीं। नहीं हुआ, ओके ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है इसमें टॉपिक में ना, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने क्वेश्चन भेजा था, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कहाँ चला गया, व्हेन यू विल, कहाँ गया, एक बार दोबारा टैग करना उसको, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने, मुझे मिल नहीं रहा, आपका नंबर एक तो नीचे चला गया ना, किसी ने वो कर दिया होगा, हाँ अब आया शायद, दोबारा भेजा आपने, ठीक है। आपने बोला है कि n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m, ये गैस A है, इसके मास ईच ऑफ मास m है, इसके 2n मॉलिक्यूल हैं B गैस के, ये A गैस है, ये B गैस है ना, इसके मास m है, और ये 2n गैस ऑफ मास 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 कितनी दिया, 2m, 2n molecule each of mass 2m are contained in the same vessel and is maintained at a temperature capital T. RMS velocity of the B type molecule is v square, RMS velocity of a rectangular component of the velocity, mean square rectangular component of the velocity of A type is denoted by omega square, then omega square by v square is equal to what? B टाइप का v स्क्वायर है, इसका ओमेगा स्क्वायर है, इसका रेशो बताना आपको ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर का। हाँ ओके,
RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT/m। 3 RT by कैपिटल M। यस सर, मॉलिक्यूलर मास। तो टेम्परेचर अगर सेम है तो ये चीज़ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इस पे फर्क पड़ेगा मोलर मास पे। ठीक है, तो मोलर मास जो होगा दोनों गैसेस का कितना कितना होगा, क्या रेशो होगा मतलब? सर 1/√m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 1/√m के इनवर्सली हो जाएगा, तो m का रेशो क्या आ रहा है दोनों का? 1:2। तो इस ठीक है, तो v आपका जो आएगा, ओमेगा आपका जो आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आना चाहिए m ऑफ a m ऑफ b, ये आना चाहिए रेशो। यस सर। तो कितना आएगा ये m b कितना लेंगे, क्या रेशो आएगा मतलब इनका? सर 1/2 आ जाएगा। 2/1 होना चाहिए ना, 1 आ जाएगा। तो 2/1 आना चाहिए। ऑप्शन है इसमें 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन आना चाहिए। सर लेकिन इसमें ओमेगा स्क्वायर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या रखा है, तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से। 3 से 2/3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला है, रेक्टेंगुलर, हाँ, मीन स्क्वायर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हाँ, बाय 3 करना पड़ेगा बिल्कुल। सर यहाँ पे हमें उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ना चाहिए मतलब? मोलर मास तो डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, आर डिपेंड। आरएमएस वेलोसिटी सेम रहेगी चाहे कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें हम। हाँ, वो तो सेम ही रहती है ना। अगर हम ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन को करा गया तो थोड़ी बोलता है कितने मॉलिक्यूल रखे गए हो, तो बोलता है इतने टेम्परेचर पे बताओ हाइड्रोजन की आरएमएस कितनी होगी या ऑक्सीजन की आरएमएस कितनी होगी। वैसे थोड़ी बोलता है कि ऑक्सीजन के 5 मोल मैंने डाले में, बताओ आरएमएस कितनी होगी, या है ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सर लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला यूज वहाँ करेगा, हाँ वहाँ करेगा डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी करेगा ना। हाफ mv² लिखोगे वहाँ पे, तो आप काइनेटिक एनर्जी आपकी जो आएगी यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, पहले वाली क्या नहीं चाहिए, एन, एम जो उसका आएगा वो n इंटू एम आएगा पहले केस में, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे केस की काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, 2n इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ओमेगा खैर कंपोनेंट है, तो ओमेगा का आपको 3 ओमेगा करना पड़ेगा, वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, वहाँ पे तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके, और डाउट कोई? और सर मुझे इसके बाद वाला क्वेश्चन भेजा था, इसके ऊपर वाला, सर ये क्वेश्चन सही है मतलब गलत है? स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस, हाँ इसमें नेगेटिव भी होती है ना, मैंने आपको बताया था नेगेटिव भी होती है, मैंने चेक भी किया था। सर हीट वाला नहीं सर, वो वाला, वो डिस्क वाला जो है। डिस्क वाले में आपने वो था ना, कहाँ गया, ये रहा। आप बोलो कि चार्ज बराबर नहीं आ रहा, मैं तो आपको तरीका बताया, तरीका क्या होगा इसका। चार्ज बराबर इसका अगर 10⁻⁻6 और -5 है, और आंसर क्या दिया इसका, बी दिया हुआ है। यस सर, मतलब इनमें से तो कोई आंसर हो सकता, क्योंकि वो चार्ज ज्यादा ही आ जाएगा ऑप्शन में जो दे रखा है। हाँ, तो ज़्यादा आएगा माइक्रो, ये जो है एक्चुअली 10 माइक्रोकूलम और 11 माइक्रोकूलम है दोनों मिला के, और आपका जो आंसर आ रहा है दोनों का सम अगर हम करें तो 2-2.5 माइक्रोकूलम के आसपास आ रहा है। यस सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। सर ऐसा हो सकता है शायद वो 10⁻⁻6 कूलम लिखना चाहते हो, माइक्रो भी लिख दो साथ में। 10⁻⁻6 दोनों -6 हों? सर नहीं, वो 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम लिखने की जगह वो 10⁻⁻6 कूलम लिखना चाहते हो। अच्छा, तब हो सकता है सही। अब देखना पड़ेगा इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, मैंने ऐसे क्यों किया, लेकिन आपको तरीका बताया था, उसमें पोटेंशियल का एक्चुअली फार्मूला है वो, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करके तो कर लिया था कि इसका थोड़ा सा चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा वैसे करके। हाँ हाँ, तो वही तरीका तो वही है, बाकी जिन्होंने हो सकता है वैल्यू वगैरह क्या दी हुई है, तो खैर डिपेंड करता है। कहाँ का पेपर है ये? सर ये तो किसी बच्चे ने भेजा था। किसी बच्चे ने भेजा था, ओके ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी मोस्ट प्रॉब्ली, जो लग रहा है देखने से। ओके सर। ओके, और बताइए, कोई डाउट? नो नो सर।
चलिए ठीक है फिर एंड करते हैं क्लास को। ओके ओके सर।